वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विमल श्रीवास्तव और इस सेमेस्टर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन जनरली दिमाग में आता है कि मैथमेटिक्स 1 हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ ली, मैथमेटिक्स 2 हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ ली और थर्ड सेमेस्टर में सीधे मैथमेटिक्स 4 पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स थर्ड कहाँ गई? तो बेसिकली जो यूनिवर्सिटी का करिकुलम है उस करिकुलम के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स थर्ड और मैथमेटिक्स फोर्थ को इस तरह से बनाया गया है कि टॉपिक्स में डिफरेंस है। जैसे मैथमेटिक्स थर्ड के अंदर अगर आप उसके मॉड्यूल्स को देखेंगे तो उसमें हमको मिलेगा उसके अंदर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, और 3 यूनिट हमारी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की है जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ऑलरेडी एज ए कोर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। वो मैथमेटिक्स थर्ड की यूनिट है वो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे है मैथमेटिक्स 4। इस मैथमेटिक्स 4 के अंदर हमारी 5 यूनिट्स हैं, 5 मॉड्यूल्स हैं बेसिकली। और ये जो मैथमेटिक्स 4 है ये सिविल ब्रांच को छोड़कर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर, बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वाले कोर्स चलेगा, यानी कि मैथमेटिक्स 4। तो हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स 4 का हमारा सिलेबस क्या है, हम क्या क्या चीज़ें इस मैथमेटिक्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इससे हमें हेल्प मिल जाएगी कि कितने क्या क्या इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की और कितना डेप्थ में जाके हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो अगर आप इस सब्जेक्ट को देखें मैथमेटिक्स 4, इसका नाम है पीडीई। पीडीई स्टैंड्स फॉर बेसिकली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। सो नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द रोल ऑफ दिस मैथमेटिक्स 3 इन इंजीनियरिंग। तो मेरा यहाँ पे कहना यह है कि अभी तक जितनी मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है, चाहे वो मैथमेटिक्स 1 हो या मैथमेटिक्स 2 हो, उस मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनका जो भी एप्लीकेशन है, मैट्रिक्स का तो बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देता है, बाकी टॉपिक्स का जितना भी एप्लीकेशन है वो रियल टाइम प्रॉब्लम में, हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा हमें दिखता नहीं है। कोर में तो वही मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन इन जनरल हम मैथमेटिक्स के और बहुत ज़्यादा हुआ थोड़ा बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन के अलावा बहुत सारी चीज़ों का हमें एप्लीकेशन नहीं दिखता। कंप्यूटर साइंस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर तो वेक्टर कैलकुलस का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। इसी तरह से आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की भी वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी जब आप स्टेबिलिटी एनालिसिस वगैरह के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में भी वहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है तो उनको मैट्रिसेस के साथ थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें बैकग्राउंड में तो हैं पर डायरेक्ट एप्लीकेशन दिखाई नहीं देते। एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा पर दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर हम मैथमेटिक्स की बात करें मैथमेटिक्स 4 के अंदर, तो मैथमेटिक्स 4 के अंदर 5 मॉड्यूल हैं। इन 5 मॉड्यूल में से 2 मॉड्यूल हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं, मॉड्यूल नंबर 1 एंड मॉड्यूल नंबर 2। और 3 मॉड्यूल जो हमारे हैं वो मॉड्यूल हमारे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के हैं। तो इसमें जो पहले 2 मॉडल हैं प्रोबेबिलिटी वाले, ये हमारे कन्वेंशनल मॉडल है। कन्वेंशनल मॉड्यूल का मतलब यहाँ पे जैसी मैथमेटिक्स अभी तक हमने मैथ 1 और मैथ 2 में पढ़ी है, जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, वैसे ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे। जो बाकी के 3 मॉड्यूल बचते हैं, मॉड्यूल नंबर 3rd, 4th एंड 5th, ये मॉड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं, क्योंकि आज की तारीख में जैसे आप लोग अवेयर भी हैं कि डेटा साइंस और मशीन लर्निंग 2 बहुत हॉट टॉपिक्स हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक हैं जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत है और फ्यूचर स्कोप बहुत है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली फोकस कर रही है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो उस चीज़ के जो फंडामेंटल्स हैं जो भी हम पढ़ेंगे वो फंडामेंटल्स सारे हमको इन्हीं 3 यूनिट्स के अंदर से मिलने वाले हैं। जैसे आप में से अगर किसी स्टूडेंट ने मशीन लर्निंग का कोई कोर्स किया होगा तो आपने वहाँ रिग्रेशन के नाम सुना होगा। रिग्रेशन क्या होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, कोरिलेशन का हमने बहुत ज़्यादा वहाँ पे नाम आपने सुना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ज़्यादा आपने नाम सुना होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें, रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, ये सारे के सारे टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो वो सारे फंडामेंटल, मैं मशीन लर्निंग तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हाँ फंडामेंटल वो सारे के सारे यहीं से निकल के आते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया कि रिग्रेशन क्या है, कोरिलेशन से क्या मतलब है, तो जब आप वो सब्जेक्ट डिटेल में जाके पढ़ोगे तो आपके बेसिक्स क्लियर है कि अच्छा हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करने जा रहे हैं। तो हमारी ये 3 यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, एप्लीकेशन पार्ट में बहुत ज़्यादा है और इनका जो डायरेक्ट एप्लीकेशन हमको दिखेगा। इसी तरह से डेटा साइंस के अंदर अगर हम किसी डेटा के एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस के जो टूल्स हैं, मीन क्या है, मॉड क्या है, वेरिएंस क्या है, स्क्यूनेस क्या है, कुर्टोसिस क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी।
वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन सारी यूनिट्स के अंदर। तो देखते हैं कि हम कैसे कैसे इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आई कैसे, उनका ओरिजिन क्या है, उनका फॉर्मुलेशन कैसा हुआ है, फिर उसका क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि लीनियर है, नॉन लीनियर है, फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, हायर ऑर्डर की है, किस तरह की इक्वेशन है, फिर उन इक्वेशन को सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑर्डर लैग्रांज इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, या हमारी फर्स्ट ऑर्डर की नॉन लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। मेथड बहुत सारे हैं लेकिन हम जनरल मेथड चार्ट पिट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। देन मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व लीनियर पीडीज विद द हेल्प ऑफ कॉची मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जो इस यूनिट का यानी कि फर्स्ट मॉड्यूल का लगभग आधा पार्ट कवर करता है, सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ये एनालॉगस है आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की तरह से। वहाँ पे एक वेरिएबल की बात कर रहे थे, यहाँ हमारे पास 2 या 3 वेरिएबल हो सकते हैं। यूजुअली हम 2 वेरिएबल के लिए डिस्कस करेंगे, पर 2 से ज़्यादा वेरिएबल के केस में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, पर इन जनरल वी विल डिस्कस विद 2 वेरिएबल्स। ओके, सो दिस इज मॉड्यूल नंबर 1 जिसके अंदर हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। फिर बात आती है मॉड्यूल नंबर 2 की। मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर हम सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन with two variables, 2 independent variables, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो क्लासिफिकेशन की बात आएगी कि सेकेंड ऑर्डर जो भी हमारी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं अगेन लीनियर और ऑर्डर बोल रहा हूँ, वो हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपकी समझ में क्लियर होगा कि लीनियर से क्या मतलब है और ऑर्डर से क्या मतलब है। लीनियर का मतलब यहाँ पे फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन से है। तो हमारी लीनियर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होगा। फिर क्लासिफिकेशन के बाद उन इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड है, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। उससे इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। और लास्टली उस मेथड की हेल्प से हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, जैसे कि 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन, 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन, 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन, 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। तो ये हमारी कुछ मेथड्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ वेव एंड हीट कंडक्शन इक्वेशन अप टू 2 डायमेंशन। अप टू 2 डायमेंशन का मतलब है 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन दोनों की। देन लाप्लास इक्वेशन इन 2 डायमेंशन एंड इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। तो ये सारी की सारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं और इन इक्वेशंस का मैं सॉल्यूशन फाइंड करेंगे किस मेथड से। दिस इज हियर मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ये जो मेथड हम डिस्कस करेंगे, इस मेथड की हेल्प से इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे थ्रू आउट द मॉड्यूल। तो ये 2 मॉड्यूल्स तो हमारे हो गए कन्वेंशनल पीडीज के। और एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इस पूरे मॉड्यूल से करीब 50 to 60 मार्क्स का पेपर यूजली एग्जामिनेशन में आ जाता है। तो अगर ये मॉड्यूल आपने बहुत अच्छे से कर लिए हैं तो 50 to 60% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नॉट परसेंट। नाउ अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक 1 की। जैसे मैंने कहा था कि ये आपका फंडामेंटल है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इन सभी का। तो सबसे पहला टॉपिक हम पहला 3rd मॉड्यूल आएगा स्टैटिस्टिकल टेक्निक 1, उसके अंदर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे मीन, मॉड एंड मीडियन। फिर मूवमेंट्स क्या होते हैं, मूवमेंट्स जनरेटिंग फंक्शन क्या है, स्क्यूनेस क्या है, कुर्टोसिस क्या है। उसके बाद डिस्कस करेंगे कर्व फिटिंग के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि कर्व फिटिंग कॉन्सेप्ट क्या है विद द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। और हम फिर डिफरेंट टाइप के कर्व भी फिट करेंगे, जैसे कि स्ट्रेट लाइन कैसे फिट करेंगे, देन सेकेंड डिग्री का पैराबोला है, एक्सपोनेंशियल कर्व है, ये सारे के सारे कर्व कैसे हम यहाँ पर ट्रेस करेंगे, ट्रेस नहीं है बल्कि फिट करेंगे। वी विल सी हियर कोरिलेशन से क्या मतलब है, रैंक कोरिलेशन से क्या मतलब है। देन वी विल डिस्कस व्हाट इज रिग्रेशन। रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे, x ऑन y एंड y ऑन x। लीनियर रिग्रेशन क्या है, नॉन लीनियर रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम इस मॉड्यूल 3rd में डिस्कस करेंगे। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूनिट हमारी को 20 से 25 मार्क्स के बीच में मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से यूजली पूछे जाते हैं। वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल है। फिर है स्टैटिस्टिकल टेक्निक 2, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो प्रोबेबिलिटी आपने +2 में भी पढ़ी होगी, यहाँ पे हम डिटेल में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी है क्या, उसके बाद प्रोबेबिलिटी के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लॉ क्या है,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, बेस थ्योरम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेस थ्योरम, ये मशीन लर्निंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। सो दिस इज बेस थ्योरम। रैंडम वेरिएबल्स क्या है, कंटिन्यूस क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, वेरिएंस से क्या मतलब है, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे जो क्लासिकल 3 बहुत स्टैंडर्ड के जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं हम डिस्कस करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज बेसिकली डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। देन वी विल डिस्कस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन दिस इज अ वेरी क्लासिकल और वेरी यूजफुल, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन के, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे देन वी विल डिस्कस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन दिस इज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके भी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और मशीन लर्निंग वगैरह में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग है। नाउ द लास्ट यूनिट यानी मॉड्यूल नंबर 5 इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक 3rd। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली सैम्पलिंग क्या होती है, और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग थ्योरी, लार्ज सैंपल, स्मॉल सैंपल, फिर हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, कॉन्फिडेंस लिमिट्स क्या है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टी टेस्ट, देन काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ तक एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यू कैन सी दिस इज एनोवा टेबल तक, यहाँ तक डिस्कस करेंगे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका एप्लीकेशन इतना स्ट्रॉन्ग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज की प्रेजेंट सिनेरियो की हम बात करें तो ये कोविड सिचुएशन में डेली न्यूज़ हम लोग आप और हम सुन रहे हैं कि जो भी वैक्सीन बन रही है कोरोना की, इनका ट्रायल चालू हो गया। ट्रायल के ऊपर वो लोग रिजल्ट निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। सो बेसिकली व्हाट यू मीन बाय ट्रायल्स, ट्रायल्स का मतलब यहीं से स्टार्ट होता है, सैम्पलिंग, कि वो एक सैंपल चुनेंगे कुछ लोग, उनको वैक्सीनेशन देंगे, वैक्सीनेशन करने के बाद फिर वो रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, क्या उस वैक्सीनेशन का असर आया है, लोगों को इम्यूनिटी आ रही है, क्या वैक्सीनेशन करने के बाद लोगों के बीमार होने का जो भी रेट है या उनकी जो डेथ रेट है उसमें इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, वो चेक करते हैं। चेक ऐसे नहीं करते कि हाँ लिख दिया कि सही हो गया तो हो गया, उसके लिए बाकायदा टेस्ट लगाते हैं। जैसे काई स्क्वायर टेस्ट है या टी टेस्ट है या एफ टेस्ट है। जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि कॉलरा के ऊपर एक मेडिसिन है, उसका टेस्टिंग की गई है, तो उसका डेटा गिवन है कि जिनको हमने वैक्सीनेशन किया है उनका कितने लोग इन्फेक्टेड थे, जिनको वैक्सीनेशन नहीं किया उतने वो कितने इन्फेक्टेड हुए, कितने बीमार हुए, कितने डेथ हुई। वी विल हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो वहाँ जाके हम ये देखते हैं कि जिनको वैक्सीनेशन किया है हाँ उनके अंदर इम्यूनिटी आई है और वो इस पूरे सिस्टम से इम्यून हो गए हैं, और जिनको वैक्सीनेशन नहीं किया है उसके ऊपर असर आएगा। तो जो भी टेस्टिंग है, जो भी आज की तारीख में सिनारियो में आप लोग देख रहे हैं, वो सारे के सारे इन्हीं स्टैटिस्टिकल टेक्स्ट के ऊपर है कि हम पहले एक हाइपोथेसिस मानते हैं, एक सैंपल चुनते हैं, उस सैंपल को वैक्सीनेशन दिया, फिर कुछ हाइपोथेसिस ली, फिर रिजल्ट्स आए, उन रिजल्ट्स को एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद मैथमेटिकल प्रेडिक्शन किया, और प्रेडिक्शन के बाद हम कहते हैं यस वी आर श्योर 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर या 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर हम ये कह रहे हैं कि ये मेडिसिन या वैक्सीनेशन हमारा यूजफुल है या नहीं है। तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस कोरोना डिसीज, ठीक है, बट टूल्स, आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द टूल्स। तो ये सारी के सारे टूल्स क्या हैं, किस तरह से एप्लीकेशन होगा, वो तो जब भी आपकी लाइफ में आएगा आप यू कैन यूज, बट वी विल डिस्कस हियर। एंड द लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल है। किसी प्रोडक्शन लाइन में कोई चीज़ प्रोड्यूस होकर आ रही है, तो अगर आप क्वालिटी इंश्योर करना चाहते हैं तो कैसे क्वालिटी इंश्योर करेंगे। एक तो है रफली चेक कर लिया, हाँ ठीक है, वो स्टैटिस्टिकल मेथड से क्वालिटी कैसे कंट्रोल होगी। तो बेसिकली क्वालिटी को हम कंट्रोल को सॉल्व करने के लिए हम दो चीज़ों की मतलब क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, तो दो चीज़ों में हम वहाँ पर उसको बाइफरकेट कर देते हैं। एक तो हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो वेरिएबल का मतलब है कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बन के आ रहा है जिसकी डायमेंशंस मेजरेबल है, डायमेंशंस का मतलब वेट हो सकता है, उसकी लेंथ हो सकती है, उसका डायमीटर हो सकता है। अगर कोई नट बोल्ट बनाने की फैक्ट्री है उसका डायमीटर हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मेजरेबल हैं, वेरिएबल हैं। तो उस केस में जब हम कंट्रोल चार्ट बनाएंगे दैट इज कॉल्ड कंट्रोल चार्ट ऑफ वेरिएबल, और उसमें हम चार्ट डिस्कस करेंगे एक्स चार्ट और आर चार्ट के बारे में। और फिर होता है कंट्रोल चार्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स। बेसिकली दिस इज नॉट द वेरिएबल इन दिस लेवल, दिस इज एट्रीब्यूट। कंट्रोल चार्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब है अगर एक बल्ब बनाने की फैक्ट्री है
तो आप उसमें चेक करना चाहते हो कि बल्ब सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास कोई मेजरमेंट नहीं है। अगर बल्ब जल रहा है तो ठीक है, नहीं जल रहा है तो खराब है। तो वहाँ पे उसका एट्रीब्यूट है ये, इस एट्रीब्यूट को आप मेजर नहीं कर सकते कि बल्ब इतना जल रहा है और इतना नहीं जल रहा है, या तो वो जलेगा या नहीं जलेगा। इसी तरह से ब्लेड बनाने की फैक्ट्री है, या तो ब्लेड सही होगा या नहीं होगा। दीज आर द ओनली रीजन्स। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे 3 तरह के हम चार्ट डिस्कस करेंगे, पी चार्ट, एनपी चार्ट और सी चार्ट। इन चार्ट की मदद से हम ये देखेंगे कि जो प्रोडक्शन लाइन पर प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारा क्वालिटी जो भी स्टैंडर्ड्स हमने फिक्स किए हैं उस स्टैंडर्ड के अंदर हो रहा है या उस स्टैंडर्ड के बाहर हो रहा है। अगर हमारा जो भी प्रोडक्शन है हमारी लिमिट्स के अंदर है तो हम कहते हैं ठीक है प्रोडक्शन ठीक है। अगर लिमिट्स के हम बाहर जा रहे हैं तो हम उस चीज़ को करेक्ट करेंगे, पहले तो फॉर्म करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और फिर उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल हमारे 5 मॉड्यूल हो गए। अगेन जो लास्ट के 3 मॉड्यूल हैं बहुत एप्लीकेबल हैं, जिनका जो भी यूज़ है वो डायरेक्ट में दिखाई देता है। शुरू के 2 मॉड्यूल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, उनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा डायरेक्टली नहीं दिखेगा पर एप्लीकेशन उनका भी बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक्स के ऊपर। तो जो आपके सिलेबस में टेक्स्ट बुक्स दी हुई हैं, इसमें पहली बुक है दैट इज इरविन क्राइजिक, दिस इज बाइबल ऑफ मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अगर आप बात करोगे तो इरविन क्राइजिक का नाम ना ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन हम लोग इरविन क्राइजिक की बुक को अगर आप पढ़ोगे डिटेल में जाकर तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप लेक्चर्स पढ़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन किताबों की स्टडी किया है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। सारे टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आई विल जस्ट लेट यू नो कि ये टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। दूसरी किताब है पीजी हुएल एंड सीपोर्ट, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। बहुत अच्छी किताब है ये भी, अगर आपके पास टाइम आपको परमिट करे तो डिटेल में जाके पढ़ सकते हो आप। शर्न रॉस, फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी, अगेन दैट इज़ वेरी फंडामेंटल एंड वेरी गुड बुक। W. Wheeler, again this is very good book of probability theory। तो या तो एक तरीका ये है कि आप इन किताबों को खुद पढ़ें अगर आपके पास इंटरेस्ट है पढ़ने का और आपके पास टाइम आपको परमिट करता है। अदरवाइज तो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स में डाल ही रहा हूँ, आप उसमें से पढ़ सकते हैं और डिटेल के लिए आप जा सकते हैं पढ़ने के लिए, यू आर फ्री। रेफरेंस बुक में BS ग्रेवाल, अगेन very renowned book of engineering mathematics। T. Veerarajan, again this is very good book of Dr. McGraw-Hill publication, Tata McGraw-Hill publication, you can take reference to this। R. K. Jain and Iyengar, again this is very standard book, बहुत famous book हैं सारी के सारी। J. N. Kapoor and D. N. Alliance, again all these books are there। तो आप इन books का चाहे तो reference में पढ़ सकते हो और अदरवाइज़ तो ये है कि लेक्चर्स आप अटेंड कीजिए। इन सारी बुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं इन किताबों से टॉपिक्स पढ़ के आपको दे रहा हूँ और अगर आप डिटेल में इंटरेस्टेड है तो पढ़ सकते हैं। नाउ कोर्स आउटकम। सो कोर्स आउटकम का यहाँ पे मतलब ये है कि इस मैथमेटिक्स 4th को पढ़ने के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें क्या आना चाहिए। जैसे फर्स्ट मॉड्यूल अगर आप पढ़ लें तो फर्स्ट मॉड्यूल को पढ़ने के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, और यू मस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ, you must remember the concept of partial differential equation. You must remember the concept of partial differential equation to solve the PDEs. That means what are the concept? अगर Lagrange's equation है तो कैसे solve होगी, Charpit method कैसे लगाना है non-linear equation के अंदर, if it is a partial differential equation with constant coefficient then how to solve, how to get CF, how to get PI. So up to second order equations, so you must remember. So after completion of your first module you must remember the concept. And the second module, that is course objective 2, course outcome 2 basically, analyze the concept of partial differential equation to evaluate the concern with the partial differential equation, problems concerned with, that is यहाँ पे आके आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पढ़ लिया, फिर आपने एक प्रॉब्लम ली, उस प्रॉब्लम को देखा, एनालिसिस किया कि हाँ ये हीट इक्वेशन है 1 डायमेंशनल, इसको सॉल्व करना है तो इसमें हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो यू आर एनालाइजिंग, ये कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन के ऊपर अगर इस मेथड को लगाएंगे दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। So after module number 2 you must be able to analyze the problems, what are the problems and how to solve with the use of method of separation of variable etc. Now the third module, यानी after third module को पढ़ने के बाद जो आपको जानकारी होनी चाहिए, you must understand the concept of movement, correlation, skewness, kurtosis, curve fitting, regression etc. आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मूवमेंट्स कैसे निकाला जाएगा, कर्व फिट करना है तो कैसे फिट करेंगे हम, कोरिलेशन क्या है, रैंक कोरिलेशन क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आने चाहिए।
कि अगर कहा जाए इसका कोरिलेशन निकालना है तो ये होगा, इसका मूवमेंट्स ये होगा, स्क्यूनेस, इस डेटा की स्क्यूनेस ये इस तरह से होगी। तो अंडरस्टैंड, यू मस्ट अंडरस्टैंड। फोर्थ इज रिमेम्बरेंस। तो यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको याद ही रखने हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की कोई नई थ्योरी हम डेवलप नहीं करने वाले। प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट हमें याद है कि कब हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कब हमारी सिंपल प्रोबेबिलिटी है, कब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस लगा रहे हैं, नॉर्मल लगाएंगे, पॉइजन लगाएंगे, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन वी आर गोइंग टू यूज। वी मस्ट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। And the last one, apply the concept of hypothesis and hypothesis testing and statistical quality control to create control charts. Yeah, this is the application part basically. कि जो भी हम टूल्स पढ़ रहे हैं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, इनका सीधा सीधा एप्लीकेशन होगा। एक प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम में इस टूल्स को हम अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद ये बताएंगे कि यस व्हाट आर द आउटकम्स। सिमिलरली उन टूल्स की हेल्प से हम स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल को भी दिखाएंगे कि अगर किसी फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्शन लाइन में कोई काम चल रहा है तो जो आउटपुट आ रहा है, जो प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं, वो स्पेसिफिक क्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन हैं, यहाँ हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे जो भी हमने मेथड्स डिस्कस करे हैं, पढ़े हैं। अब बात आई है कि इवैल्यूएशन पॉलिसीज़ क्या है। तो इवैल्यूएशन पॉलिसीज़ में आपको ट्यूटोरियल मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, क्लास टेस्ट अटेंडेंस भी होगी, टेस्ट भी आपके होंगे, क्विजेस भी हो सकती हैं, सेशनल ST1 ST2 होंगे, फाइनल एग्जामिनेशन आपको देना ही पड़ेगा। तो ये सारे के सारे इवैल्यूएशन प्रोसेस रहेगा आपका। और इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये टाइम टू टाइम पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पॉलिसीज़ अगर कोई चेंज होती है यूनिवर्सिटी की, देन यू विल कम टू नो, और अदरवाइज यू नो एज योर फर्स्ट सेमेस्टर। आपके 3 क्लास टेस्ट हैं, 2 सेशनल टेस्ट हैं, आपकी अटेंडेंस है, इन सारे मार्क्स के वेटेज हैं, उसके बेस पे आपके मार्क्स फाइनल किए जाएंगे। तो इस पूरे इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिया है मैथमेटिक्स के बारे में कि हम क्या क्या चीज़ें कैसे डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। और ये मैथमेटिक्स फोर्थ, अगेन आई एम सेइंग, मैथमेटिक्स फोर्थ इज़ वेरी वेरी एप्लीकेबल पार्ट, जिसका एप्लीकेशन आपको डायरेक्ट दिखाई देगा करंट सिचुएशन के अंदर। जो डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। सो आई होप कि हम इस सब्जेक्ट को एंजॉय करेंगे अच्छे से और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।